की शुरुआत में हमें इराक की एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर खुदाई का कुछ काम चल रहा था। वहां हमें फादर मैरन को भी दिखाया जाता है जिन्हें खुदाई करते हुए वहां से एक लॉकेट मिलता है। ये लॉकेट दरअसल शैतान पजेजू का एक तवीज़ था जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी और फसल के मौसम में टिड्डियाँ लाने के लिए मशहूर था। वो टिड्डियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में होती थी कि पूरा शहर तबाह हो जाता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और शैतान की मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि लमेस्टू की थी। लमेस्टू का काम माँ और उनके बच्चों को तबाह करना और उन्हें ख़त्म कर देना था। लेकिन किस्मत से शैतान पजेजू और लमेस्टू आपस में बहुत बड़े दुश्मन थे। इसीलिए लोग पजेजू की मूर्ति का लॉकेट बनाकर अपने गले में पहना करते थे ताकि लमेस्टू से बचा जा सके। फिर हमें फादर मैरन को दिखाया जाता है जो चलते चलते एक पजेजू की मूर्ति के सामने आ जाते हैं और वहाँ पर दो कुत्ते भी आपस में लड़ रहे थे, जो कि इस बात की निशानी थी कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं। अगले सीन में हमें जॉर्ज टाउन में क्रिस को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी। वो काफ़ी फेमस थी और इसके पास दौलत और शोहरत सब कुछ थी। लोग इसे काफ़ी पसंद करते थे और वो अभी एक मूवी में काम कर रही थी। इसकी एक 12 साल की बेटी भी थी जिसका नाम रेगन था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, हालांकि एक सिंगल मदर थी। फिर भी ये दोनों अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम गुजार रहे थे। इसी तरह एक दिन खेलते खेलते क्रिस को रेगन के खिलौनों में एक औजा बोर्ड नजर आता है और वो पूछती है कि तुम ये गेम किसके साथ खेलती हो। ये गेम तो किसी के साथ खेले जाने वाली है। जिस पर रेगन कहती है कि ये मैं मिस्टर हाउडी के साथ खेलती हूँ। जिस पर क्रिस कहती है कि चलो आज तुम मुझे भी ये गेम खेलना सिखाओ। वे दोनों माँ बेटियाँ बैठ के ये गेम खेलने लगती हैं। लेकिन जैसे ही क्रिस ओजा बोर्ड को हाथ लगाती है वो उसके हाथ से खिसक जाता है। जिस पर रेगन को वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ये गेम खेलना ही नहीं चाहती। लेकिन रेगन कहती है कि नहीं, मैं तो आपके साथ ये गेम खेलना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर हाउडी आपके साथ ये गेम नहीं खेलना चाहते। वो इसको रेगन का कोई मजाक समझती है और ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। फिर वो उसको सुलाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दोनों माँ बेटियाँ काफ़ी खुश हैं और इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। जब रात को क्रिस को एक कॉल आता है और वो लाइट जलाती है तो वो क्या देखती है कि उसकी बेटी रेगन उसी के साथ उसके कमरे में सो रही है। वो रेगन से पूछती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे क्यों सो रही हो। जिस पर रेगन कहती है कि मेरे कमरे में मेरा बेड बहुत ज़्यादा हिल रहा था जिस पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। खैर अब अगले दिन रेगन को वो एक जनरल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। लेकिन डॉक्टर के साथ रेगन का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। डॉक्टर उसकी माँ क्रिस को कहते हैं कि मुझे लगता है कि रेगर को किसी बात का स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। शायद वो अपने फादर के साथ नहीं रहती, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। ये बात सुनकर क्रिस तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती और वो कहती है नहीं, मेरी बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको किसी बात का कोई स्ट्रेस नहीं है। अगले सीन में हमें फादर कैरिस को दिखाया जाता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में आए थे। असल में वो यहाँ पर अपनी माँ को मिलने आए थे जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उनके पाँव में भी कुछ तकलीफ थी। वो किसी भी डॉक्टर से उनका इलाज नहीं करने दे रही थी, इसीलिए उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। अब फादर कैरिस चाहते तो थे कि वो अपनी माँ का किसी अच्छी जगह से इलाज करवाएं, लेकिन उनके हालात उनको इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। फिर कुछ ही दिनों में फादर कैरिस की मदर की डेथ हो जाती है जिसको फादर कैरिस अपनी ही गलती समझते हैं और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस के घर में एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर काफ़ी मेहमान आए होते हैं। वहाँ पर रेगन भी आ जाती है और सभी मेहमानों के सामने कहती है कि मेरे फादर मेरे साथ मेरे रूम में ही रहते हैं, और सभी मेहमानों के सामने वो फ्लोर को भी गंदा कर देती है। ये देखकर क्रिस काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और उसे ऊपर ले जाकर नहलाती है और उसके कमरे में सुला देती है। जैसे ही क्रिस वहाँ से बाहर निकलती है तो रेगन का बेड फिर से हिलने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है। जब क्रिस ये सब आकर देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है और वो किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेती है। अगले दिन क्रिस फिर से रेगन को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका बिहेवियर पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। डॉक्टर कहता है कि उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन रेगन की हालत अब पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब तो उसे कोई उठा के बेड पर पटकता था और वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। रेगन की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी जो कि इस बात की निशानी थी कि रेगन अब पूरी तरह से पोजेस हो चुकी है। उसको काबू में लाने के लिए डॉक्टर उसको एक नींद का इंजेक्शन देते हैं। जब क्रिस नीचे लॉबी में खड़ी होकर रो रही थी तो उसका दोस्त उसे आके बताता है कि तुम्हारे डायरेक्टर की भी किसी ने हत्या कर दी है। उसे किसी ने गर्दन घुमाकर ख़त्म किया है और उसके हत्यारे का अभी तक पता नहीं चल पा रहा। तभी वहां से रेगन भी सीढ़ियों से उतर कर आती है जो कि हाथ पांव पर चल रही थी। वो काफ़ी क्रीपी लग रही थी और उसके मुंह से भी काफ़ी खून आ रहा था।
अब रेगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बहुत कमज़ोर भी हो चुकी थी। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि ये मेडिकली तौर पर बिल्कुल ठीक है। तुम्हें चाहिए कि तुम किसी ओझा को दिखाओ ताकि वो इसको किसी स्पिरिचुअली तौर पर भी चेक कर सके। इतने में ही क्रिस को रेगन के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो दौड़कर उसके कमरे में जाती है। वो वहाँ जाकर बिल्कुल हैरान रह जाती है कि सभी की सभी चीज़ें हवा में इधर उधर उड़ रही हैं और रेगन भी खुद को जख्मी कर रही है। ये देखकर क्रिस बहुत डर जाती है और जब वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो रेगन उस पर हमला कर देती है। इतने में ही दरवाज़ा भी खुद ब खुद बंद हो जाता है ताकि उनकी कोई मदद ना कर सके। अब रेगन का मुंह पूरी तरह पीछे घूम जाता है और वो डायरेक्टर की आवाज़ में अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारी इस बेटी ने ही मुझे मारा है और ये सबको मार देगी, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर क्रिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो फाइनली जाकर फादर कैरिस से मिलती है। वो फादर कैरिस को अपनी बेटी की सारी कंडीशन के बारे में बताती है और वो कहती है कि आप चलकर मेरी बेटी को देखें कि उसे क्या हुआ है। फादर कैरिस पहले तो काफ़ी मना करते हैं लेकिन इंसिस्ट करने पर वो मान जाते हैं और वो क्रिस के साथ उनके घर आ जाते हैं। फादर कैरिस को इसके घर से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं और जब वो रेगन से बात करते हैं तो रेगन कहती है कि तुम ही अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार हो। वो इस बात से बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं कि रेगन पर किसी शैतान का साया है और वो उसकी माँ को कहते हैं कि इसका एक्सॉर्सिज्म करना होगा। वो टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन चर्च के पास जाते हैं ताकि वो एक्सॉर्सिज्म की इजाज़त ले सकें। चर्च भी उन्हें एक्सॉर्सिज्म करने की इजाज़त दे देता है और वो उनके साथ एक एक्सपीरियंस प्रीस्ट को भेजने का कहता है। ये एक्सपीरियंस प्रीस्ट और कोई नहीं बल्कि फादर मैरन ही थी और ये काफ़ी सारे एक्सॉर्सिज्म पहले ही कर चुके थे। जब फादर मैरन क्रिस के घर पे आते हैं तो रेगन के अंदर का शैतान उन्हें देख कर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन फादर मैरन ज़रा भी टाइम वेस्ट किए बगैर रेगन का एक्सॉर्सिज्म फ़ौरन से शुरू कर देते हैं। इस बात से शैतान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो फादर मैरन को बहुत बुरा भला कह रहा था, लेकिन फादर मैरन उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते और कैरिस को कहते हैं कि तुम एक्सॉर्सिज्म को चालू रखो। शैतान बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो रेगन की हाथ की पट्टियों को खोल देता है और उसे हवा में लेविटेट करवाना शुरू कर देता है। इस बात से पहले तो ये दोनों थोड़ा घबराते हैं लेकिन फादर मैरन उस पर होली वाटर डालता है जिससे शैतान फिर से काबू में आ जाता है। फादर मैरन को रेगन के पीछे पजेजू की एक परछाई नजर आती है और वो ये बात समझ जाते हैं कि इस लड़की के अंदर शैतान पजेजू ही है। अब तक रेगन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और जब फादर कैरिस उसके पास आकर बैठते हैं तो रेगन फिर से उन्हें कहती है कि तुम अपनी माँ की मौत के ज़िम्मेदार हो, जिस बात से फादर कैरिस काफ़ी निराश हो जाते हैं। फादर मैरन उन्हें कहते हैं कि तुम इसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो ना दो और वो उन्हें वहाँ से बाहर भेज देते हैं और रेगन का एग्जॉर्सिज्म अकेले ही चालू रखते हैं। जब काफ़ी देर बाद फादर कैरिस वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि फादर मैरन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें इस शैतान ने ख़त्म कर दिया है और वो वहाँ पर चुप कर बैठा है। वो कहता है कि मैंने इसको तो ख़त्म कर दिया, अब तुम्हारी बारी है और मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन फादर कैरिस हिम्मत से काम लेते हैं और वो उस शैतान का नाम लेके कहते हैं कि तुम मेरे अंदर आ जाओ। और शैतान उसकी बात मानता है और वो फादर कैरिस के अंदर चला जाता है। वो रेगन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन फादर कैरिस खुद पर काबू रखकर खिड़की से बाहर छलांग मार देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और अब रेगन बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो अपनी माँ के साथ इस शहर को छोड़कर जा रही है। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर।